तो क्या माना जाए सर, रैली में जाएंगे मत, संभावना है? सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, आप जैसे कहेंगे कर लूँ। यानी मंच साझा करेंगे रामपाल माधुरी? मैं सोच रहा हूँ, अभी समय है मेरे पास सोचने आज का। एक बड़ा, तो क्या माना जाए सर, रैली में जाएंगे मत, संभावना है? सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, आप जैसे कहेंगे कर लूँ। यानी मंच साझा करेंगे रामपाल माधुरी? मैं सोच रहा हूँ, अभी समय है मेरे पास सोचने आज का। एक बड़ा, कैथल में भी अनेकों घोटाले हुए हैं और कैथल एक घोटालों का हब बन गया है। एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से कैथल की सारी पंचायतों को लूटा जा रहा है। किसी ने आरोप नहीं लगाए और ना ही मेरे बारे में कोई ऐसा मेरे सामने तो आई नहीं, और मैं बीच बीच में बहुत बार इस मुद्दे को उठाता रहता हूँ। ये तो आरोप आप पे भी लगते हैं, ताजा यूँ तो लगाने वाले आप पे भी लगाते हैं कि अफसर साहब, मैं नहीं कह रहा कि उनके विधायक ही कह रहे हैं। मेरे कहने से क्या बनता? जो चीज़ वो खुद ही मान रहे हैं कि अफसर साहब इतनी हैवी है। ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पहली बार देखा है कि जो गांव में ना जा सके, जो शहर में ना जा सके, जिनके पीछे लोग लठ लेके पड़ जाते हों और वो आगे आगे भागते हों। इससे फालतू अलोकप्रियता क्या होगी कि ये एक अधिकार है उनको काम करवाने का, जिसको रिश्वत को लीगलाइज किया जा रहा है कि 25,000 में जल्दी से जल्दी करवा लो, नहीं तो भाई बैठे रहो, नहीं मिलेंगे 25 तो नहीं करेंगे। जिसने सोच समझ के क्या होगा उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि चुनाव के पास कभी लड़ाके घोड़े नहीं बदलेगा कि विपक्ष जनता के समक्ष और फिर 2 साल आराम से क्यों बैठे रहे। कैथल ज़िले में जहाँ इस प्रदेश के अंदर अनेकों घोटाले हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ और चाहे धान घोटाला हुआ, उन सब पे पर्दा डाल दिया गया और कैथल भी अछूता नहीं रहा। कैथल में भी अनेकों घोटाले हुए हैं और कैथल एक घोटालों का हब बन गया है। आपके सामने है कि कैथल में सफाई घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ, स्कूलों में स्वच्छता के नाम पे जिला परिषद में घोटाला हुआ, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, हरियाणा ग्रामीण रोजगार मिशन में घोटाला हुआ, बेरोजगारों का भत्ता घोटाला हुआ, कैटल सेट घोटाला हुआ, कलैत में रजिस्ट्री घोटाला हुआ और इसी प्रकार से सारी ज़िले की कमेटियों में अनेकों प्रकार के घोटाले हुए। पंचायतों के फंड को अपनी धरोहर समझ लिया, पारिवारिक संपत्ति समझ लिया गया और एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से कैथल की सारी पंचायतों को लूटा जा रहा है। शुगर मिल में चिप घोटाला हुआ, सिटी स्क्वायर में नगर परिषद कैथल में घोटाला हुआ और इसी प्रकार से अनेकों घोटाले और भी कैथल ज़िले में हुए और घोटालों का कलंक किसी भी प्रकार से नहीं मिटा, क्योंकि इनके ऊपर लिपापोती की गई। जो भी जांच बिठाई गई उसके ऊपर यानी कि विजिलेंस को दे करके एक बहाना बना दिया गया कि विजिलेंस को दे दी गई, परंतु उन्हें भी दबाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले ये लोग ये कहते थे हमारी तो जीरो टॉलरेंस करप्शन की सरकार होगी। पता नहीं आज वो कहाँ चले गए। अभी कल ही एक विशाल जनसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। किसान आज 10 महीने से धरने पर हैं, 600 से ज़्यादा जानें चली गई और धन्ना सेठों के कहने पर इस प्रकार के कृषि काले कानून बनाए गए कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और गरीब के राशन पे डाका डलेगा और बेरोज़गारी बढ़ेगी और इसी प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। यानी कि किसानों के हक और हकूक़ पे डाका डलेगा। किसान अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई 10 महीने से लड़ रहे हैं, 600 से ज़्यादा जानें चली गई और सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। ये लोग कहते थे कि हम स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL के जवाब में भारत सरकार ने अपना हलफनामा दिया कि हम स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू ही नहीं कर सकते और GST के इदारे में किसान के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को 18% के उसमें ले लिया गया, जिसकी वजह से किसान के औजार महंगे हो गए और
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, बीज, इनके दाम बढ़ते गए। आपके सामने है, महंगाई आसमान पे जा रही है। बेरोज़गारी में भी हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 का प्रदेश बना हुआ है और कर्जे के नीचे सरकार और हरियाणवी दबे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार पे लगातार 16-17 हज़ार करोड़ रुपए प्रति वर्ष का कर्जा बढ़ रहा है। ये कर्जा ले लेके काम चला रहे हैं और आप सबको इस बात का खूब पता है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो संशोधन किए हैं कि 70% किसानों की सहमति की आवश्यकता थी, उसे भी ख़त्म कर दिया गया और ये कानून इस प्रकार का बनाया गया जिससे किसानों के जड़े पे नमक छिड़कने के बराबर है। जहाँ तक पराली प्रबंधन का कानून बनाया गया कि वायु को किसी प्रदूषण से बचाया जा सके, उसमें भी किस प्रकार से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया, जो कि किसानों पे किस प्रकार से कच्चे धागे में लटकती हुई तलवार है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन देने की प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया, कभी 4 कंपनियों को, कभी 5 कंपनियों को, और आज तक कभी एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। ओसवाल नाम की एक कंपनी को 500 करोड़ रुपये किसानों के जा चुके हैं, परंतु किसानों का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। और विशेष तौर से बिजली संशोधन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया, कानून बनाया गया, उसमें प्रांतीय सरकारों के हक और हकूक़ छीन लिए गए कि किसी भी वर्ग को आप सब्सिडी और या मुफ्त बिजली नहीं दे सकोगे। और इससे बेचैनी किसानों में भी है और कर्मचारियों में भी है। और ये सरकार हर चीज़ को बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर रही है। आज इस देश की रेलें बेची जा रही हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, आज बंदरगाहें बेची जा रही हैं, आज बीमा कंपनियां बेची जा रही हैं, आज BSNL को बेचा जा रहा है, आज अडानी और अंबानी को किस प्रकार से प्रफुल्लित किया जा रहा है और गरीब का गला घोटा जा रहा है। आपके सामने है, जो लोग ढिंढोरा पीटते थे कि हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और दुगनी आमदनी करने पे अभी जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 2012-13 में औसतन कर्जा एक परिवार पे, किसान पे 47,000 रुपये था, जो बढ़ करके 18-19 में 74,100 रुपये प्रति परिवार हो गया है। ठीक इसी प्रकार से ये रिपोर्ट आई है कि 2018-19 में औसतन किसान परिवार की आय, मासिक आय 3798 रुपये है, और जो लगभग 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पड़ती है। इससे लगता है कि किसान का 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आमदनी जो दर्शाई गई है, वो आमदनी दोगुनी होने की बजाय वो घट रही है। और वो दिन पता नहीं कब आएगा कि 2022 तो बहुत नज़दीक आ रहा है कि आमदनी दोगुनी हो जाएंगी। लगता तो ये है कि जिस प्रकार की महंगाई है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार से बेरोज़गारी है, कि इससे तो ये लगता है कि किसान की क्या हर वर्ग की चिंताएं हैं कि ऐसे दौर में सारे निर्वैन परिवार के कैसे हो पाएंगे। इस सरकार को तुरंत से किसानों से बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है कि किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, और किसान इन काले कानूनों को जिस प्रकार से रद्द करवाना चाहते हैं और MSP का कानून बनवाना चाहते हैं, ये सारी बातें उनकी आज मांग जायज़ हैं। इन मांगों को मानना चाहिए और तुरंत से सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। पहले भी घोटालों के आरोप लगाए थे, और कैथल में तो सबसे ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं सर। विजिलेंस बैठी हुई है सर, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा सर। विजिलेंस के DGP से मैं मिला था और उन्होंने मेरे सामने ही फ़ोन करके ये कहा कि इस जांच को एक्सपीडाइट करवाओ, जल्दी से जल्दी करवाओ। परंतु मुझे नहीं लगता, आगे से जवाब ये आ रहा था कि 208 गांव की जांच है, कैसे इतना जल्दी पूरी करेंगे। तो मुझे इस पर पर्दा डलता नज़र आ रहा है
इसको भी दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पैसे के बलबूते पे कुछ लोग लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ भी उनका मौका मिलता है अधिकारियों को, राजनेताओं को पैसे दे देते हैं और ये जांच भी मुझे अंदेशा है दबा दी जाएगी। तो एक जेई को सस्पेंड किया गया है सर, तो ये कैसा महज नाटक है, लीपा पोती है। मैं समझता हूँ अकेला जेई का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर इसकी पूर्णतः जांच हो जाए सारे मामले की, केवल सफाई घोटाले की नहीं, अकेला सफाई घोटाला और सारी ग्रांट 32 करोड़ की है, रिचार्ज बोर्ड का घोटाला है, स्वच्छता अभियान का, अनेकों घोटाले जो मैंने गिनवाए, अगर इनकी जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो इनमें से बहुत से साथी जो राज सत्ता में बैठे हैं वो सब फंस जाएंगे। जी, लोगों का कहना है कि एक बार आरोप लगाकर दोबारा चुप बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप पर भी लोगों ने आरोप लगाए हैं, लोगों का कहना है। मेरे पे किसी ने आरोप नहीं लगाए और ना ही मेरे बारे में कोई ऐसा मेरे सामने तो आई नहीं, और मैं बीच बीच में बहुत बार इस मुद्दे को उठाता रहता हूँ। ये तो आरोप आप पे भी लगते हैं, तो यूँ तो लगाने वाले आप पे भी लगाते हैं कि आपकी लेखनी क्यों बंद हो जाती है, आप अपने क्यों नहीं दिखाते। यूँ तो कहते रहते हैं लोग, इनकी हमें कोई परवाह भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे इरादे साफ होने चाहिए और उसके लिए हम लगे हुए हैं। जी, लगातार सरकार तो ये कह रही है कि किसानों की हम आमदनी बढ़ा रहे हैं और गन्ने की का रेट दिया तो पंजाब से भी ज़्यादा और पूरे देश में ज़्यादा है। ये आपने शायद इतना इसके बारे में अध्ययन नहीं किया होगा। मैंने शुगर केन के बारे में काफ़ी पहले भी विधानसभा में तथ्य रखे हैं जी। और ये कोई आज नहीं है कि हरियाणा प्रदेश गन्ना का रेट देने में देश में सबसे अग्रणी प्रदेश है। ये तो 20 साल से हमने चाहे 2 रुपये फालतू दिए चाहे 1 रुपया फालतू दिया, हमेशा 20 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि गन्ने का रेट हरियाणा प्रदेश का सबसे ज़्यादा रहा। कोई इन्होंने तीर नहीं मार दिए इसमें। सर, विजिलेंस की जांच को लेकर के देखा जाए तो आज तक बहुत सारे घोटालों की जांच विजिलेंस को दी गई और रिजल्ट आज तक कभी देखने को नहीं मिला। क्या लगता है जांच एजेंसी इसमें राजनेता लोग ही ये जांच देते हैं और इसको दबाने का काम भी वही करते हैं। सरकार की मंशा होती है कि किसी भी आई हुई रिपोर्ट पे कार्रवाई करना। अगर उनकी नीयत साफ हो तो कार्रवाई रिपोर्ट पे की जाती है, परंतु यहाँ तो शराब घोटाले को दबा दिया गया, धान घोटाले को दबाया गया और रजिस्ट्री घोटाले को दबा दिया गया। सफाई घोटाले का भी यही अंजाम होगा। आपराधिक घटनाएं कैथल में काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर क्या? मैंने आपराधिक घटनाओं के बारे में आपको सारे स्टेट की बता दी कि हरियाणा प्रदेश ही हब बन गया है और कैथल में तो कई साथियों ने छापा भी, अखबारों में आए भी, कई ऐसे केस हैं जो ट्रेस नहीं हुए। अभी अभी एक पिकअप को लूटने का केस आया, जयपाल को किडनैप किया गया, स्कूल संचालक को मर्डर कर दिया गया, आज तक अता पता नहीं है। और भी कई केसेस हैं ऐसे जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा। कैथल पुलिस नशा तस्करी में, उनको लूटने में और चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ है सारा ज़िले को कि सारे ज़िले के अंदर केवल चालान से आमदनी कर रहे हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था अखबार में 2 करोड़ कुछ की आमदनी हुई है। आप देखेंगे चारों सड़कों पर घेराबंदी कैथल ज़िले की हुई है। मैं समझता हूँ इसमें नेतृत्व का अभाव है कैथल ज़िले में। कोई इनको कुछ कह ही नहीं सकता। आपके सामने है, कृष्ण मिड्डा जी ने, विधायक हैं, मेरे सम्मानित साथी हैं जींद के, उन्होंने क्या कहा था कि अफसरशाही किस प्रकार की है हरियाणा प्रदेश की। कैथल के विधायक माननीय श्री लीला राम जी ने एक मीटिंग में एमपी की मौजूदगी में क्या कहा था, आपने ही तो उसको दर्शाया था, आपके सामने ही तो है। कुंडरी के विधायक जी ने क्या कहा है कि उन्होंने खुद माना है, कोई किसी महकमे की मान लेता है, कुछ दूसरे की मान लेता है, यानी कि सब जगह इसी प्रकार का माहौल है। और जो लोग अपने आप इनको कमांड नहीं कर सकते, इन अफसरों को कोई नकेल नहीं डाल सकते, तो जिसकी वजह से फिर जनता को लूटा जाता है। यानी ये मान लिया जाए कि माजरा साहब ये कहना चाहते हैं कि अफसरशाही हावी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अफसरशाही, मैं नहीं कह रहा कि उनके विधायक ही कह रहे हैं। मेरे कहने से क्या बनता, जो चीज़ वो खुद ही मान रहे हैं कि अफसरशाही इतनी हैवी है। भाई लीला राम जी ने ये कहा कि घोटाला भी हो, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग में पैसे लेकर लगते हैं, और इससे फालतू वो क्या कहेंगे। और इससे फालतू
आपके कृष्ण मिड्डा जी क्या कहेंगे और मैं भी क्या कहूँगा। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि यहाँ की अफसरशाही हैवी है, इनका कोई कंट्रोल है ही नहीं, इनके कहने से कोई अफसर चलता ही नहीं। मंत्रियों को भी अधिकारी चंडीगढ़ बुलाने पड़ते हैं और आज भी कृषि मंत्री चुपके आकर अनाज मंडी का दौरा करके चले। ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखी है, और कि उसको किसी और स्थान पे बुलाया जाए। ऐसी अलोकप्रिय सरकार, ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पहली बार देखा है कि जो गांव में ना जा सके, जो शहर में ना जा सके, जिनके पीछे लोग लठ लेके पड़ जाते हों और वो आगे आगे भागते हों। इससे फालतू अलोकप्रियता क्या होगी कि पीछे एक सर्वे आया था, सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा का बताया गया था। सर एक ताज़ा अभी मामला है, चर्चा हुई है इस बात की, 25 तारीख को जींद में जो है अलग तरफ से एक रैली की जा रही है, उसमें सम्मान समारोह का, उसमें आपको लेकर ये चर्चाएं कि आप जाएंगे, इन रैलियों में शामिल होंगे, क्या रहेगा? राजनीतिक तौर से तो मैंने अभी किसी भी पार्टी में शामिल होने का कोई निर्णय नहीं किया, क्योंकि किसान अभी आंदोलित हैं और किसान 10 महीने से 600 से ज़्यादा अपनी जानें दे बैठे, और आज उनकी फसल और नस्ल की लड़ाई है। ऐसे माहौल में सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि किसी प्रकार से उनकी सुनाई हो। और चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस, जन्म दिवस जो सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए मुझे हृदय से खुशी है। और चौधरी देवीलाल देश की आज़ादी के मतवाले थे, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिर हरियाणा बनाने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और उसके बाद भी हमने उनको देखा है, वो आम जनमानस की आवाज़ थे। उनने मुख्यमंत्री बनने का जब सौभाग्य मिला तो इस प्रकार के काम किए थे कि साइकिल का, रेडियो, टेलीविज़न, तंबाकू के टैक्स तोड़ दिए थे। आपके सामने तो गरीब का दरख्तों में, किसानों का दरख्तों में आधा हिस्सा कर दिया था। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन कर दी थी, और जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनका दिल पे नाम लिखा हुआ है। उन्होंने किसान को भी गौरवान्वित किया था कि किसान का बेटा पहले हूँ बाद में मुख्यमंत्री हूँ, ये कह करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। इतिहास के पन्नों में चौधरी देवीलाल सदा रहेंगे। जब देश के चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबरों ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री ही चुन लिया था, और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया था। ऐसी मिसालें जब पढ़ेंगे, पढ़ने वाले छात्र भी उनसे प्रेरणा लेंगे। उनके प्रति मेरा बहुत सम्मान हृदय से है, और जींद में होने वाली रैली की शुभकामनाएं भी हैं, और मेरी मन में भी है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। जी, आपकी कोठी के सामने तो 2 ब्रेकर भी बना दिए गए, जो भी नेता आता है तो आपकी कोठी पे ठहरता है। सर क्या समझे सर? मैं इसको ये समझता हूँ कि मेरा उनके साथ अच्छा बर्ताव, मित्रता, व्यवहार रहा है, और मैं पॉलिटिकल लोग का मेरे पास आना जाना एक अच्छी बात है। मैं भी एक राजनीति में रहा हूँ और हूँ भी, तो इसलिए मेरा उनसे विचार विमर्श होता रहता है प्रदेश की राजनीति पे, प्रदेश के मुद्दों पे, प्रदेश के किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की अनेकों समस्याओं का समाधान हो। कि आपको पता ही है कि ये मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, मेरी पानी, मेरी विरासत, कुछ लोग ये बातें करते हैं, परंतु ये हरियाणा के किसानों के लिए जटिलताएं। आप देखेंगे कि कहते हैं कि पानी ऊंचा करने के लिए, लाने के लिए, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हमने डार्क जोनों में कनेक्शन देने की प्रक्रिया ट्यूबवेल की कैसी कर दी। 85,000 कनेक्शन की पेंडिंग दरखास्तें पड़ी हैं, और सरकार ने आज तक एक भी कनेक्शन ट्यूबवेल का नहीं दिया किसानों को, और कह दिया कि ये 6 कंपनियां मोटर सप्लाई करेंगी। क्यों? किसान को लिबर्टी होती थी पहले भी, वो कहीं से मोटरें खरीद लेता। क्या SYL लेके आए हैं ये? क्या इन्होंने हांसी बुटाना नहर में पानी ले दिया? क्या इन्होंने आपके सामने है दादू पर नड़वी नहर को बंद नहीं किया? क्या इन्होंने धक्के से सरस्वती नदी धक्के से चलाने का काम नहीं किया, जो कुदरती होती हैं? आज इसी प्रकार से लोगों के बहकाने के लिए इस तरह की स्कीमें लाते हैं ताकि लोग बहकते रहें, परंतु लोग इनकी वास्तविकता को समझ गए, और जिसकी वजह से
इनकी लोकप्रियता इतनी हो गई है कि कोई काम जाओ तो ये कहते हैं हमारी चलती नहीं, अफसर इनकी मानते नहीं, और पब्लिकली आपके सामने तो कहते हैं कि भाई हमारी कोई मानता ही नहीं। तो इससे फालतू क्या कहेंगे कि आपके ज़िले की ग्रीवेंसेस की मीटिंग पंचकूला में हो, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। तो क्या माना जाए सर, रैली में जाएंगे मत, संभावना है? सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, आप जैसे कहेंगे कर लूँगा। यानी मंच साझा करेंगे आप? मैं सोच रहा हूँ, अभी समय है मेरे पास सोचने। आज एक बड़ा जानकारी मिली है सर कि हुड्डा हरियाणा में एक पत्र जारी हुआ है कि 25,000 रुपये दे करके तत्काल सेवाएं ली जाएंगी। जो आदमी 25,000 रुपये दे देगा हुड्डा की 2 दिन में कर दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने तो कहा किसी ने डुप्लीकेट बनवाना हो, किसी ने ट्रांसफ़र करवाना हो कि 25,000 में उसका पंख लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। रिश्वत सर लीगली नहीं होगी? ये इस तरह की स्कीमें लेकर के आते हैं कि ये एक अधिकार है उनको काम करवाने का, जिसको रिश्वत को लीगलाइज किया जा रहा है कि 25,000 में जल्दी से जल्दी करवा लो, नहीं तो भाई बैठे रहो, नहीं मिलेंगे 25 तो नहीं करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की स्कीम है। पंजाब की सियासत बदल गई सर एकदम, उसके बारे में क्या कहना है सर कैप्टन अमरिंदर जी? जहाँ तक कैप्टन साहब का जाना और वहाँ के नए मुख्यमंत्री का आना, ये तो कांग्रेस की अपना राजनीतिक फैसला है कि उनकी सोच है कि चुनाव नज़दीक है। मेरे हिसाब से चुनाव के समय में बहुत जल्दी जो चुनाव हों, जहाँ पे इतने नज़दीक जहाँ चुनाव हों वहाँ पे बदलाव नहीं किए जाते, परंतु जिसने सोच समझ के क्या होगा उनका अंदरूनी मामला है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि चुनाव के पास कभी लड़ाके घोड़े नहीं बदले जाते। हुड्डा साहब का कल बयान आया सर कि वो हर जिले में जाके संवाद करेंगे लोगों के साथ, हर हल्के में करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या वो अलग पार्टी बना सकते हैं? ये तो उनको ही पता होगा। आप उनसे पूछना, जिस टाइम वो आएंगे कैथलिक लोगों से मिलने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जनता के समक्ष, और फिर 2 साल आराम से क्यों बैठे रहे। मुद्दे तो बहुत आए, उनमें भी फिर अपने आप को पहले ही आना चाहिए था, और फिर अगर आप आ रहे हैं तो भी शुक्रिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके आने से और उनका लोगों से मिलने से, वो अपने हिसाब की रणनीति बनाई होगी उन्होंने, वही जाने कि उन्होंने क्या सोचा होगा, किस प्रकार से जिलावार जाएंगे, हल्कावार जाएंगे, क्या उनकी पार्टी का फैसला होगा। ये उनकी पार्टी के फैसले हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना।